आज हम प्लैंक्स अजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी ताकि एक ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं उसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने के लिए। इससे पहले पुराने लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि ब्लैक बॉडी हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है जो कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम कहते हैं एक ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं उन रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होंगी। इन्हीं फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए रायले ने एक अपना लॉ दिया था जिसको हम रायले जीन्स लॉ कहते हैं। और वो रायले जीन्स लॉ एक्चुअली आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लो वेवलेंथ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि लो वेवलेंथ पर या जीरो वेवलेंथ पर आपके पास रायले जीन्स लॉ के मुताबिक जो इंटेंसिटी है वो अप्रोच कर जाती थी इन्फिनिटी को। जबकि जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि लो वेवलेंथ पर जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअली कम है और जीरो वेवलेंथ पर इंटेंसिटी भी जीरो है। तो रायले ने असल में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से जो इमिट होने वाला स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशंस को वेव्स के तौर पे ट्रीट किया था, और ये क्लासिकल वे था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने का। और ये जो मसला निकल कर आया था, इस मसले को हम अभी कहते होते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी थी। और इस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी को असल में सॉल्व किया प्लैंक्स ने। किस तरह से सॉल्व किया, क्या उसने कोई रेडिकल स्टेप्स लिए या जम्पशंस की जिसकी वजह से जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंजेस पर, उसकी जम्पशंस से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो असल में थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को मैच कर रहे थे। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं आप। तो सबसे पहले प्लैंक्स ने यह कहा कि आपके पास जो एटम्स ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी बिहेव एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेक्चर में हमने एक ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि एक क्यूब लें आप, उस क्यूब के अंदर आप एक कैविटी क्रिएट करें और यहाँ पर एक स्मॉल होल क्रिएट कर दें। तो रेडिएशंस यहाँ पर आप शाइन करें या भेजें तो रेडिएशंस इस होल से एंटर होंगी, और कैविटी को हमने अंदर से ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो वो जो आपके पास ये कैविटी है ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, उसके साथ साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही होंगी, लेकिन सारी की सारी जो एनर्जी है जो कि रेडिएशंस आ रही है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, एक ब्लैक बॉडी। तो अब इस ब्लैक बॉडी के यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, इसके जो वॉल्स होंगे उन वॉल्स पर क्या होंगे, उस ब्लैक बॉडी के एटम्स होंगे। तो जो कि यहाँ पर समझाने के लिए, जो कि सिर्फ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एटम ये है, फिर ये है समझाने के तौर पे, फिर ये है आपके पास, और फिर ये है, और फिर ये है, और फिर ये है, और एक और ये। तो ब्लैक बॉडी की जो वॉल्स के एटम्स हैं वो असल में बिहेव करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे आपने क्लासिकल एक हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा होता है ना, जिसमें आपके पास एक फिक्स पोर्ट होती है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है और एक मैस लगा होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो ये मैस क्या करता है, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है ना। ये तो क्लासिकल ऑसिलेटर है। यहाँ पर आपके पास अब जो ये बात मैं कर रहा हूँ ये असल में जो एटम्स हैं आपके पास ब्लैक बॉडी के, वो एक्चुअली ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि वो भी क्या करेंगे, वो कंटिन्यूसली एक फिक्स पोजीशन के अबाउट मुसलसल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इन ऑसिलेटर्स को असल में हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, लेकिन स्पेसिफिकली क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कहते हैं एटम्स के सिनेरियो में। और इन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की खास बात यह होगी कि इनकी डिस्क्रीट एनर्जी होगी। डिस्क्रीट एनर्जी से मुराद यानी कि ये हर एक एनर्जी की वैल्यू को नहीं ले सकते, कुछ खास एनर्जीज अलाउ होंगी। इस चीज को आप एक एनालॉजी के तौर पे यूं समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक सीढ़ियों के स्टेप हो और ये आपके पास एक रैंप हो। तो इस रैंप से जब एक चीज को नीचे से आप ऊपर भेजते हैं तो ये असल में कंटिन्यूस वैल्यूज एनर्जी की ले सकता है, यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी होगी इसकी। लेकिन सीढ़ी के केस में पहला स्टेप ये है, यानी कि ये एक एनर्जी लेवल है, फिर आपने यहां पे जाना है तो आपके पास एक कदम, तो ये एक कदम जो है वो एक डिस्क्रीट स्टेप है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम। तो इसमें डिस्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि इंटीजर वैल्यूज ऑफ एनर्जीज अलाउ हैं, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज ऑफ एनर्जी अलाउ होती हैं। तो फिर सीढ़ियों के केस के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डिस्क्रीट एनर्जी होगी, और इस रैंप के केस के लिए एनर्जी क्या होगी, वो कंटिन्यूस होगी। तो ऑसिलेटर्स को जो एनर्जी अलाउ है वो असल में उनकी होगी, या उन ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एन के साथ। ई का मतलब यहाँ पे एनर्जी है, एन का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी लेवल है या कौन सी क्वांटम स्टेट है। तो जिस हर एक स्टेप असल में आपके पास एक एनर्जी लेवल को या क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करे, तो वो जो एनर्जी होगी वो असल में हमारे पास होगी एन, जो कि क्वांटम स्टेट या एनर्जी लेवल होगा। उसके साथ आपके पास एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एफ हमारे पास
फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर होगी, और यहाँ पर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर असल में एक एटम है। तो एन यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, क्वांटम स्टेट, और इस क्वांटम स्टेट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मतलब सेम है। जबकि एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, जो कि 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकंड है। जबकि एफ जो है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है उस ऑसिलेटर की। और यहाँ पे वो जो ऑसिलेटर्स हैं वो मैं स्पेसिफिकली वाज़ह कर रहा हूँ कि वो एटम्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लैंक्स ने ज्यूम किया था कि आपके पास ये जो एटम्स ऑफ द वॉल्स हैं ब्लैक बॉडी के, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं उनकी डिस्क्रीट एनर्जी हो सकती है। इस चीज़ को असल में हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स अलाउ हैं, हर एक एनर्जी लेवल अलाउ नहीं है, या हर एक एनर्जी अलाउ नहीं है इन ऑसिलेटर्स के लिए। ये तो बात होगी जो उसने पहली अजम्पशन ली इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जो सेकंड उसने अजम्पशन ली वो ये थी कि द ऑसिलेटर्स एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन दे ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल एटम के, जो कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा हो, उसके एनर्जी लेवल दिए कि जिसमें n इक्वल टू 1 बता रहा है पहला एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 बता रहा है दूसरा एनर्जी लेवल, और सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है तो जो एनर्जी भी है वो भी क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो एटम है जो कि एक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा है, वो एनर्जी को इमिट या एब्सॉर्ब तभी करेगा जब वो ट्रांजिशन करे किसी एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे में। वो एटम एनर्जी तब इमिट करता है जब वो ट्रांजिशन करे, जब एटम डी एक्साइट हो। डी एक्साइट होने का मतलब ये होता है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाए, जैसे पांचवें एनर्जी लेवल से तीसरे में आए। जबकि एटम एब्जॉर्ब एनर्जी तब करेगा, सॉरी यहाँ पे एनर्जी के स्पेलिंग गलत है जो कि अब मैंने सेट कर दिए हैं। तो एब्जॉर्ब तब करेगा जब एटम एक्साइट हो, यानी कि वो लोअर एनर्जी लेवल से ऊपर की जानिब जाए, यानी कि पहले से तीसरे की तरफ जाए, या पहले से पांचवें एनर्जी लेवल में जाए, या पहले से सातवें एनर्जी लेवल में जाए। और ये जो ट्रांजिशन है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में या हायर से लोअर एनर्जी लेवल में, वो तभी पॉसिबल है अगर एटम को इतनी एनर्जी मिल जाए जो इन दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, पहले लेवल की जो एनर्जी है उसको हम कह लेते हैं कि वो E1 है, जबकि जो तीसरा एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी को कह लेते हैं कि वो E3 है। तो ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होगी जब इन दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का, यानी कि जो E3 माइनस E1, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर की वो एनर्जी एटम क्या करे, एब्सॉर्ब करे। तो चलें इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो E3 है हमारे पास वो आ जाएगी एक्चुअली 3HF, माइनस आ जाएगा हमारे पास E1 है तो वो खाली आ जाएगा HF। अब आपके जहन में होगा कि ये 3 कहाँ से आया, वो असल में इस वजह से क्योंकि मैंने बताया था किसी भी क्वांटम स्टेट या किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम किससे बता रहे हैं, NHF से। तो अगर थर्ड एनर्जी लेवल है तो क्वांटम स्टेट क्या आ जाएगी 3, और अगर 1 है एनर्जी लेवल या क्वांटम स्टेट तो n की जगह क्या आ जाएगा 1। तो इसकी मदद से मैंने ये लिखा है। तो अब आपके पास जो डेल E3 माइनस E1 फिर क्या आ जाएगा, वो एक्चुअली आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ HF होगी, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल, अदरवाइज ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जिसमें जो F है वो असल में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरा आप जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये एमिट और एब्जॉर्ब तो तब करे जब ट्रांजिशन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज़ जो कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक एटम ट्रांजिशन नहीं कर रहा, यानी कि हायर से लोअर लेवल में नहीं जा रहा और लोअर से हायर में नहीं आ रहा, तो फिर ना ही वो कोई एनर्जी एमिट कर रहा होगा ना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इन्हीं दोनों अजम्पशन का इसने इस्तेमाल करके असल में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था। सॉरी, इंटेंसिटी को वेवलेंथ के, जैसे हमने पीछे ग्राफ देखा था ना आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास ये था, और हमने रायले जीन्स लॉ में देखा था कि उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी डायरेक्ट हमने लिखी थी वो ये थी। तो उसने भी क्या किया कि इंटेंसिटी को वेवलेंथ के लिहाज से एक रिलेशन ड्राइव किया। वो रिलेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जिसमें जो इंटेंसिटी है I वो फंक्शन थी वेवलेंथ का, और वो आपके पास I ऑफ लैम्डा आ गया, यानी कि जबकि इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है किसी एरिया में से, जो कि बराबर थी आपके पास 2 पाई HC² डिवाइडेड बाय लैम्डा की रेज़ टू द पावर 5, 1 आवर आपके पास था। इसके बाद HC आवर लैम्डा जो कि वेवलेंथ है 7 kBT
ई टू द रेज पावर एच सी अवर लैम्डा के बी टी -1, ये ड्राइव किया था प्लैंक्स ने। और जब इसको जब प्लॉट किया गया तो प्लॉट करके देखा यह गया कि आपके पास इसके जो रिजल्ट्स थे, यानी कि जो आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ की वैल्यूज़ के लिए इंटेंसिटी को प्लॉट किया गया, तो ये देखा गया कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली मैच कर रहे थे जो असल में एक्सपेरिमेंटली एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, जो रेडिएशन से एमिट हो रही होती है, उसका जो स्पेक्ट्रम था उससे। तो उससे ये बात क्लियर हो गई थी कि जो प्लैंक्स ने ये रेडिकल अजम्पशंस ली थी जो कि क्लासिकल थ्योरी से बिल्कुल ऑपोजिट थी, इसमें एनर्जी को एज अ कंटिन्यूस ट्रीट किया जाता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स अलाउ थे जो आपके पास ब्लैक बॉडी के एटम्स थे वॉल्स ऑफ द कंटेनर के। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था साइंस के अंदर, स्पेसिफिकली फिजिक्स में, क्योंकि इसी चीज़ ने बुनियाद रखी थी असल में आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। सेकेंडली, जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रफी का मामला था, जो आपके पास जीरो वेवलेंथ पर जब इंटेंसिटी अप्रोच कर रही थी इन्फिनिटी को, क्लासिकली ब्लैक बॉडी जो आपके रेडिएशन के लिए स्पेक्ट्रम असल में जो प्लैंक्स ने असम्पशन की थी उसकी बुनियाद पर जो ड्रॉ किया गया, तो उसमें आपके पास जो वेवलेंथ है जब वो जीरो होती है तो एक्चुअली इंटेंसिटी भी क्या होती है उसमें, वो जीरो हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा इस थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ एक्चुअली मैच कर रहा था। इस एक्सप्रेशन में आपके पास जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि जो kb है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इससे आप पहले वाकिफ नहीं है तो चले मैं इसकी वैल्यू आपके सामने लिख भी देता हूँ। ये कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -23 जूल पर केल्विन, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि वेवलेंथ क्या होती है कि अगर आपके पास एक वेव हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपके पास एक साइकिल की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, या फिर दो मुसलसल क्रस्ट और दो मुसलसल ट्रफ के बीच का जो फासला होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो आज हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्पेसिफिकली प्लैंक्स असम्पशन की बात की, जो प्लैंक्स ने क्या किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी का मामला था उसको असल में सॉल्व किया था।